तो हम लोग इस सीरीज में पहले समझे थे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या है ना। उसके बाद क्या जाने थे, इसके परिणाम क्या थे, है ना। उसके बाद ही यही सीखना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोगों ने जाना था कारण, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाने थे जी, परिणाम, ठीक है। आज देखते हैं औद्योगिकरण का प्रभाव क्या होता है। ज़रा ध्यान समझिए, प्रभाव तो आप समझ रहे हैं कि प्रभाव क्या है। औद्योगिकरण आप लोग जानते हैं क्या होता है। तो देखिए, अल्प समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में कल कारखानों से जब वस्तुओं का उत्पादन होने लगता है, इस घटना को आप क्या कह सकते हैं, औद्योगिकरण। इसमें मालिक एक होता है और बहुत सारे मजदूर कार्यरत होते हैं, जिसमें जनरली मजदूरों का क्या होता है, शोषण होता है। बच्चे भी कार्य करते हैं, उनसे ज़्यादा देर तक, उस ज़माने में ज़्यादा देर तक काम करवाया जाता था, ठीक है। और हर देश में होड़ लगा था कि मेरे यहाँ भी क्या हो जाए, अधिक से अधिक कल कारखाने लगे, ठीक है। इससे हुआ कि हम लोग भारत को भी प्रभाव पड़ा था औद्योगिकरण का, कि लोगों का जो स्वरोजगार था वो ख़त्म हो गया। जो गांव में रोजगार था वो गांव में रोजगार मिलना बंद हो गया। सीधे लोग कहाँ जाने लगे, शहर में। किसके लिए, फैक्ट्रियों में काम, वही कल कारखानों में काम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि गांव में बनाया हुआ वस्त्र कोई खरीदता नहीं था, सीधे लोग वो कंपनी से बने हुए चीज़ खरीदते थे। तो औद्योगिकरण क्या है, तो इसे आप क्या कह सकते हैं कि एक ऐसी घटना है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में कल कारखाने लगे और अल्प समय में क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन हुआ, ठीक है। तो आप इसके पीछे क्या कारण था औद्योगिकरण लाने के लिए, क्यों हुआ औद्योगिकरण, ये भी हम लोग जानेंगे। अभी इतना तक आप समझ में आया कि औद्योगिकरण में ऐसा होता है। अब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम केवल इसका कारण ही नहीं, कारण तो था ही, परिणाम निकला ही। औद्योगिकरण को भी ये प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया, समझ रहे हो ना। इसे आप ज़रा देखें तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही पश्चिमी यूरोप की औद्योगिक क्रांति नवनिर्मित अमेरिकी समाज में क्या कर रही थी, प्रवेश कर रही थी। मतलब आप सबको इतना तो मालूम है कि अमेरिका को क्या चीज़, अमेरिका को गुलाम बनाया था कौन, इंग्लैंड, ठीक है। क्या उधर के देश, यूरोप के देश, फ्रांस भी तो था। तो जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, वहीं से ही मान लो शुरुआत होती है। ये लोग औद्योगिक क्रांति कहाँ प्रवेश कर रही थी, धीरे धीरे अमेरिका में, ठीक है। प्रवेश करने का मतलब क्या हुआ, वहाँ भी कल कारखाने लग रहे थे, लोगों को रोज़गार मिल रहा था। जो दूसरे का मतलब समझ लो कि जो आदमी स्व रोजगार करता था वो नहीं मिलता, दूसरे के यहाँ जाकर काम करता था, ठीक है, फैक्ट्रियों में। अतः इससे आर्थिक प्रगति की अपार संभावनाओं का क्या हुआ जी, उदय हुआ। आर्थिक प्रगति का मतलब क्या हुआ कि सबके पास पैसे आने लगे, रोजगार मिलने लगा, समझ में रहा ना। और देश का भी विकास हुआ, सड़क बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने, समझ रहे हो नहीं। अब यहाँ एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई। देखो नहीं, एक नई कार्य संस्कृति, एक भारत के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं आपको हम। एक नई कार्य संस्कृति क्या हुई, लोग पहले अपने घरों में काम करते थे, अपने गाँवों में काम करते थे, या हो सकते हैं यहाँ से 10-20 किलोमीटर दूर जाते थे। औद्योगिक क्रांति हुई तो कितना दूर जाने लगे, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर शहरों में जाने लगे, शहर का निर्माण होने लगा, ठीक है। तो आप देखिए एक नई कार्य संस्कृति का विकसित हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ देखो, तो अब यहाँ एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई तथा अनेक उद्योग धंधों एवं कल कारखानों का निर्माण हुआ, जिसके लिए कच्चा माल पहले से मौजूद था। कच्चा माल समझते हैं आप लोग, कच्चा माल का एग्जाम्पल देखो, जैसे आप मान लो चिप्स है, चिप्स आलू का होता है ना, कहाँ बनता है, घर में बनता है, फैक्ट्रियों में बनता है। वो कहाँ से, कच्चा माल कहाँ से खरीदते हैं, किसानों से। वो खरीद कर ले जाएगा वहाँ, फिर वो बेचेगा। और भी कपड़ा में भी होता है, और भी बहुत सारे मामले में होगा, ठीक है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप कृषि को भी क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। मतलब कि चिप्स बनाना है, और भी तो बहुत कुछ हो सकता है ना, जैसे कि मान लो चंपरास बनाना है, ठीक है। तो कहाँ से आएगा, वो सब तो खेत में ही, उसका जो भी कंपोनेंट होगा वो सब तो खेत में ही बनेगा ना। मतलब जितने सारे उसमें इंग्रेडिएंट है, अवयव है उसका, और भी बहुत कुछ है, जैसे बिस्किट हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से क्या हुआ, प्रोत्साहन मिला किसको, कृषि को भी प्रोत्साहित। हाँ, कागज भी हो सकता है। अतः आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। मतलब ऐसा उन्नति पहले नहीं हुआ था, ठीक है।
जिसका परिणाम एक सशक्त एवं विकसित देश के रूप में संयुक्त अमेरिका क्या हुआ, उदय हुआ। मतलब औद्योगिकरण का प्रभाव इंग्लैंड पर कैसा था? नहीं, औद्योगिकरण पहले इंग्लैंड में तो शुरुआत होती है औद्योगिकरण का, लेकिन जब अमेरिका में शुरुआत हुई तो इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। भारत में क्या हुआ था? नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ के रोजगार क्या हो गया था? ख़त्म हो गया था। बहुत सारे लोगों को लूटा गया। और हम लोग की जो आर्ट एंड कल्चर था, मतलब आर्ट जैसे कि कपड़ा पर रंग बनाना, कपड़ा बनाना, वो सब धीरे धीरे क्या हो गया? ख़त्म हो गया। और लोग मजदूर बन गए। क्या बन गए? कलाकार से मतलब कारीगर से क्या हो गए? मजदूर हो गए। भारत पर निगेटिव प्रभाव पड़ा, लेकिन वहाँ पर सार्थक प्रभाव पड़ा। और क्या बोलते हैं, आज देखो समझ में रहा है ना कितना आगे देखिए। इंग्लैंड की असफलता के कारण, यहाँ विद्यार्थी असफलता लिखा, असफलता, ठीक है, असफलता के कारण। असफलता के कारण का मतलब क्या हुआ कि आप सबको मालूम है कि इंग्लैंड और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ, समझ रहे हो ना, जिसमें कौन जीता था? अमेरिका की इंग्लैंड। इंग्लैंड हारा था। इसके पीछे क्या कारण थे, कैसे हार गया? ठीक है, तो देखें, यद्यपि इंग्लैंड काफ़ी शक्तिशाली एवं विश्व में उसके कई उपनिवेश भी थे, भारत भी था क्या, और बहुत सारा देश था जी। ठीक है, यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया को सभी गुलाम बनाया था, मान लो इतना दूर। कोई कहता है कि इंग्लैंड का सूरज कभी डूबता ही नहीं है, समझ में रहा है ना, वो हमेशा उसका सूरज उगा ही रहता है। कोई मान लो यहाँ भी है वहाँ भी है, तो अमेरिका में रात हुआ तो भारत में प्रकाश हो जाएगा, भारत में प्रकाश हुआ तो वहाँ रात हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। यद्यपि इंग्लैंड काफ़ी शक्तिशाली था एवं विश्व में कई उपनिवेश भी थे, परंतु उसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हार का मुख क्यों देखना पड़ा? इंग्लैंड की असफलता के निम्न कारण थे। आप कोई भी मामला हो रहा है, कोई भी घटना हो रहा है, तो उसका कारण तो होगा जी ना। आगे देखिए, पहला क्या है? अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक महासागर के पार लगभग कितना मील? 3000 मील दूरी पर स्थित थे। मतलब अमेरिका और इंग्लैंड के बीच की दूरी बहुत कम थी ना, बहुत ज़्यादा थी, बहुत। अतः वहाँ समय से सेना एवं रसद मतलब वो खाने वाला सामान, ठीक है, राशन का समझते हो ना, जो खाने का जो मूलभूत चीज़ होता है, वो रसद पहुँचने में कठिनाई होती थी। दूसरी ओर अमेरिका का भौगोलिक स्थिति से भी अंग्रेजी सैनिक परिचित नहीं थे। मान लो कहाँ सड़क है, कहाँ पठार है, वहाँ का मौसम वगैरह कैसा है, ये सब इन तमाम चीज़ों के बारे में वो लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, इसलिए अगर आपको कहीं नया जगह जाना होगा, ठीक है, कुछ दिन के लिए रहना होगा, तो आप सब क्या करके जाओगे? वहाँ का शाम कैसा होता है, सुबह कैसा होता है, सब जान के जाओगे। भले आप मौसी चाची कोई रहता है तो अलग बात है, लेकिन आप कहीं नए जगह पर शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, तो वहाँ का क्या आर्ट एंड कल्चर है, वहाँ के लोग कैसे बोलते हैं, वहाँ पे कौन कौन सी परेशानियाँ हैं, क्या क्या वहाँ पे अच्छा है, वो सब भी जानना चाहिए। ठीक है, अमेरिका की शक्ति को नज़रअंदाज किया गया एवं अधिकांश अंग्रेजी से गृह युद्ध ही समझते रहे। लोगों को लगा भाई ये तो छोटा मोटा मामला है, अंग्रेजों को लगा कि तुरंत हम क्या कर देंगे, शांत कर देंगे, लेकिन ये भारी हो गया। बस समझ में रहे ना। वैसे अब अपने मामला अपने भारत में देखो, सब कहता है कि एक अलग खालिस्तान बना दो। खालिस्तान एक मतलब जो सिख धर्म के लोग हैं वो समझते हैं जो पंजाब को एक अलग राज्य बना दिया जाए, जो केवल खालिस्तानियों का हो। मतलब अब भारत को कोई अपने बिहार को पाकिस्तान बना दो, पाकिस्तान में मिला दो। इसका क्या मतलब हुआ कि देश तोड़ने की साजिश हो रही है। ठीक है, तो अगर इस तरह से कोई झंडा लेकर निकलता है सड़कों पर कि भाई बिहार को ऐसा बना दो, राजस्थान को ये बना दो, अलग देश बना दो, इसका मतलब क्या हुआ? देश तोड़ा जा रहा है, तो सरकार इसको हल्का में लेगी जी, तुरंत उपाय कर देगी। अगर हल्का में लेगी इसका मतलब क्या हुआ कि वो बनवाना चाहती है क्या, चाहे इसे इन लोगों का नज़रअंदाज किया जा रहा है। ठीक है ना। तो एक बात बता रहे हैं, हाँ, अंग्रेज़ों को क्या लगा था कि भाई ये छोटा मोटा मामला है, ये शांत हो जाएगा, लेकिन ये सब नहीं लगा था कि भाई देश अपना आज़ाद कराना चाह रहा है। ठीक, उपनिवेशवासियों में एकता एवं उत्साह, तो उत्साह समझ में रहना, उत्साह मतलब वो सब चाहता कि नहीं आज़ाद हो जाए। ठीक, और स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ब्रिटिश सेनापतियों ने कुछ सामरिक भूलें भी की। सामरिक का मतलब ये होता है जो युद्ध लड़ाई में जो भूल होती है ना, उसको क्या कहेंगे? सामरिक भूल। समझ में रहना। जैसे कि अपने आपको पुलवामा हमला हुआ था, कब हुआ था? 2019 में हुआ था ना जी। इलेक्शन से कुछ वर्ष मतलब कुछ महीने संभवतः फरवरी में हुआ था। हाँ, 14 फरवरी को हुआ था। देखें, उनको याद है 14 फरवरी को हुआ था। तो इतना सारा हम माल लेकर आया था सब, वो बम समझ लो कि बारूद जैसा कुछ सब्सटेंस, जो आकर वहाँ पर इतने सारे सैनिकों की मतलब सब इतना सारा हम लोग का सैनिक शहीद हो गया।
इसका मतलब कोई ना कोई भारत के सामरिक भूल हुई थी, उन लोगों को नज़रअंदाज किया गया कि कौन इधर प्रवेश कर गया। और जब सेना का जहाज, जब सेना का गाड़ी वगैरह जाता है तो रास्ता खाली कराया जाता है, नहीं तो जब सेना जाता है तो क्या किया जाता है, उसको जहाज वगैरह से बजाया जाता है। इतना बड़ी मात्रा में या इतनी बड़ी संख्या में सैनिक एक रास्ते से नहीं जाते हैं, उसको जहाज से भेजाने का प्रावधान है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो हम लोग की भूल थी, इसको सामरिक भूल कह सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद थे। अब मान लो अपने देश को 2 आदमी चला रहा है, एक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यही दोनों आदमी अपना में झगड़ा कर लें, एक एग्जाम्पल देकर हम समझा रहे हैं, या उन दोनों में विचार हो जाए तो समस्या उत्पन्न होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद। जॉर्ज तृतीय की हठ धर्मिता, मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे हम बोले कि नहीं आप ही छोड़ दीजिए, मत लीजिए, ना हमको चाहिए ही, हमको चाहिए ही, मतलब जिद्दी प्रवृत्ति का हो जाना, समझ में आ रहा है ना। कि नीति के कारण योग्य और अनुभवी नेता सरकार से क्या रहे, अलग रहे। अगर मान लो कि कोई मान लो बार बार हठ धर्मिता अपना रहा है, जिद्दापन दिखा रहा है, अपना जिद्दीपन दिखा रहा है, तो कोई आपके साथ रहने का प्रयास करेगा 6 लोग। आप बात ही नहीं मानिएगा तो कोई आपके साथ अच्छा लोग आएगा। जॉर्ज तृतीय कैसा था, निरंकुश था, हठ धर्मिता था, मतलब जिद्दी व्यक्ति था, अपना छोड़कर किसी का नहीं सुनता था। तो ब्रिटेन विदेशी सहायता से वंचित रहा। विदेशी सहायता से वंचित रहने का क्या मतलब हुआ, अब जैसे मान लो एग्जाम्पल, जैसे भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ, ठीक है, भारत को किसी चीज़ की मदद है, चाइना से सपोर्ट मांगना चाह रहा है, तो चाइना सपोर्ट नहीं किया, उल्टे पाकिस्तान को कर दिया। अमेरिका से मदद मांगा, अमेरिका भी नहीं दिया, तो मतलब विदेशी मदद प्राप्त नहीं हुआ था, समझ में आ रहा है ना। किसको नहीं मदद हुआ था, इंग्लैंड को। ये लिखा था कि ब्रिटेन विदेशी सहायता से क्या रहा, वंचित रहा, जबकि अमेरिकी उपनिवेशों को विदेशी सहायता प्राप्त हुई, ठीक है। कौन किया था, फ्रांस। विशेषकर फ्रांस ने उपनिवेशवासियों को धन जन से काफ़ी धन जन, समझ में आ रहा है ना, पैसा भी दिया और सैनिक भी दिया, ठीक है। हम देखो एक एक शब्दों का आदमी सविस्तार से समझाने का प्रयास कर रहा है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इसे क्या करें, भूल जाएं, ठीक है, लेट से आएँ और ना सीखें, ठीक रहेगा ना, ठीक। अगला देखो, अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन कैसा था, बहुत बेहुदा किस्म का नेता था क्या, नहीं, बहुत सुयोग्य नेता मिल गया, जिसने बड़े धैर्य का मतलब पैशन, समझ रहे हो ना, मैंने घबराया नहीं, साहस एवं कुशलता के साथ अंग्रेजी सेना को क्या किया, पराजित किया। विद्यार्थी हम लोग यहाँ तक समझ गए। हो सके तो अगला बार हम लोग क्या करेंगे, हो सके किसी भारतीय वन के बुक से, या इसे बहुत सारे प्रश्न आपको हम हो सकते वीडियो के माध्यम से, नहीं तो इस तरह से सवाल कराएंगे, वस्तुनिष्ठ सवाल जो किसी आगामी बड़े एग्जाम में भी आने की संभावना रहती है, ठीक है।